नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के एक ऐसे भयंकर संघर्ष की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूसी गृह युद्ध की। एक ऐसी जंग जिसने एक सुपर पावर को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है 1917 में। जार वो तो गद्दी से जा चुके हैं, सब खत्म। लेकिन इसके बाद शांति नहीं आई। शांति की जगह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। अब रूस पर राज करेगा कौन? और बस यही एक सवाल था जिसने पूरे देश को एक आग में झोंक दिया। राजशाही के गिरने का मतलब अमन चैन नहीं था। इसका मतलब था पूरी तरह से अराजकता, जिसने रूस को कई टुकड़ों में बांट दिया। ये कोई आम दो तरफा लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो देश की रूह के लिए एक बहुत ही पेचीदा और बेरहम जंग थी। तो आखिर ये लड़ने वाले थे कौन कौन, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं थी। चलिए एक एक करके इन सभी गुटों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बोल्शेविक, जिन्हें हम रेड आर्मी या लाल सेना के नाम से जानते हैं। ये लोग कमाल के संगठित थे और इनकी एक साफ विचारधारा थी। इनका मकसद सिर्फ एक था, अपनी नई समाजवादी सरकार को बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें लगता था कि वो इतिहास की सही तरफ हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब इनके खिलाफ कौन था? श्वेत सेना। लेकिन रुकिए, सेना शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि कोई एक संगठित फौज होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अजीब सा गठबंधन था। सोचिए जरा, इसमें एक तरफ वो लोग थे जो जार को वापस लाना चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो लोकतंत्र की बात करते थे। मतलब बिल्कुल अलग अलग सोच। इनको जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी बोल्शेविकों से नफरत। बस जैसे ही सवाल आता कि अच्छा रूस का भविष्य कैसा होगा, तो सब आपस में ही लड़ने लगते और यही यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर इन दोनों के बीच में फंसी थीं हरी सेनाएं। ये असल में किसान थे, न तो ये लाल सेना के साथ थे न श्वेत सेना के। इनका मकसद बहुत सीधा था, अपने गांव, अपने परिवार और अपने अनाज को दोनों तरफ की सेनाओं से बचाना, जो अक्सर आते और सब कुछ छीन कर ले जाते थे। बहुत जल्द ही ये लड़ाई सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रही। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन सब मित्र देशों ने श्वेत सेना की मदद के लिए अपनी फौजें भेज दी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कम्युनिज्म की ये चिंगारी कहीं पूरी दुनिया में आग न लगा दे। तो अब ये सिर्फ रूस की जंग नहीं थी, ये दुनिया के भविष्य के लिए एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी थी। ये स्लाइड दोनों मेन पार्टियों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देखिए, लाल सेना, उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड मजबूत लीडरशिप थी, एक साफ मकसद था और वो रूस के इंडस्ट्रियल दिल पर कब्जा जमाए बैठे थे। दूसरी तरफ श्वेत सेना, वो तो पूरे देश में बिखरी हुई थी और उनके नेताओं में कोई तालमेल ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा फर्क था जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जंग कैसे आगे बढ़ी। कुछ पल ऐसे आए, कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने लड़ाई का रुख और आखिर में उसका नतीजा भी तय कर दिया। यहाँ युद्ध का एक छोटा सा टाइमलाइन है। शुरुआत होती है अक्टूबर 1917 में, जब बोल्शेविक सत्ता पर काबिज होते हैं और फिर एक खुला विद्रोह छिड़ जाता है। 1919 आते आते श्वेत सेनाएं मॉस्को को घेरने के बिल्कुल करीब थीं, लेकिन 1920 तक उनका पतन शुरू हो गया और आखिर में अक्टूबर 1922 में लाल सेना की जीत के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। इस जंग के सबसे क्रूर पलों में से एक आया जुलाई 1918 में। बोल्शेविकों को यह डर सता रहा था कि कहीं श्वेत सेना जार निकोलस द्वितीय और उनके परिवार को आजाद न करा ले। तो उन्होंने पूरे शाही परिवार को, जार, उनकी पत्नी और उनके 5 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। यह एक साफ संदेश था, हम सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। इतनी मुश्किलों और इतने विरोधियों के बावजूद बोल्शेविक्स यानी कि लाल सेना आखिर जीती कैसे? चलिए इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था भूगोल। लाल सेना का कब्जा रूस के दिल पर था। मॉस्को, पेट्रोग्राद और सारी बड़ी फैक्ट्रियां और रेलवे लाइनें उनके पास थीं। इससे उन्हें अपनी फौजों को बड़ी तेजी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भेजने में आसानी होती थी, जबकि श्वेत सेना देश के कोनों में बिखरी पड़ी थी। दूसरा कारण लीडरशिप। लियोन ट्रॉट्स्की एक बहुत काबिल लेकिन उतने ही बेरहम ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने लोहे जैसे अनुशासन से लाल सेना को एक जबरदस्त लड़ाकू मशीन में बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ श्वेत सेना के जनरल थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे और कभी एक साथ मिलकर काम करने पर राजी ही नहीं हुए।
अच्छा, जंग लड़ने के लिए पैसा और सामान भी तो चाहिए। इसके लिए बोल्शेविकों ने एक बहुत ही क्रूर नीति अपनाई जिसे वॉर कम्युनिज्म कहा गया। इसका मतलब सीधा था, जंग जीतने के लिए देश के हर एक रिसोर्स पर सरकार का पूरा कंट्रोल। उन्होंने फैक्ट्रियों पर कब्जा किया और किसानों से जबरदस्ती अनाज छीन लिया ताकि सेना का पेट भर सके। ये बहुत कठोर था, पर इसी से उन्हें जंग लड़ने के लिए जरूरी सामान मिला। और आखिर में प्रोपेगेंडा। बोल्शेविक इस खेल में माहिर थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद को ऐसे देशभक्तों के तौर पर पेश किया जो विदेशी हमलावरों से देश को बचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के मन में ये डर बैठा दिया कि अगर श्वेत सेना जीती तो वो पुराने जालिम जमींदार वापस आ जाएंगे। तो बहुत से किसानों के लिए लाल सेना दो बुराइयों में से कम बुरी लगी। तो बोल्शेविकों ने जंग तो जीत ली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के बाद क्या हुआ और इसका क्या नतीजा निकला। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1 करोड़। जी हां, 1 करोड़ लोग। ये एक अंदाजा है कि इस गृह युद्ध में कितने लोग मारे गए। और सबसे भयानक बात पता क्या है? इनमें से ज्यादातर सिपाही नहीं थे, वो आम लोग थे जो या तो भूख से मर गए या बीमारी से, या फिर दोनों तरफ से जो आतंक फैलाया गया था उसका शिकार बन गए। जब ये जंग खत्म हुई तो रूस एक खंडहर बन चुका था। लाखों लोग मारे जा चुके थे, इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और पूरा देश भूखमरी की कगार पर खड़ा था। ये एक ऐसी तबाही थी जिससे उभरने में कई दशक लग गए। और जहां तक राजनीति की बात है तो नतीजा बिल्कुल साफ था। बोल्शेविकों ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था। अब किसी भी तरह के विरोध की कोई जगह नहीं बची थी। और इसी ने उस एक पार्टी तानाशाही की नींव रखी जो अगले 70 सालों तक चलने वाली थी। और फिर दिसंबर 1922 में उसी गृह युद्ध की राख से एक नए देश का औपचारिक ऐलान हुआ, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि यूएसएसआर। तो रूसी गृह युद्ध ने एक ऐसी सुपर पावर को जन्म दिया जिसने 20वीं सदी पर अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई भी जीत जो इतनी बड़ी इंसानी तबाही की कीमत पर हासिल की गई हो, सच में जीत कहलाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है।